नमस्कार, आपकी बात देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। आने वाले वक्त में देश में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव हैं और इसके लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति के मुताबिक जमीन पर तैयारियों में जुटे हैं। एक तरफ ये चुनावी हलचल तो दूसरी तरफ सोमवार का दिन शिवमय दिखा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। 3 साल के भीतर 800 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भव्य काशी कॉरिडोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। अब ये संबोधन हो या उनके बनाने वाले कामगारों के साथ दोपहर का भोजन, सुबह गंगा में डुबकी लगाना हो या शाम को गंगा महाआरती में शामिल होना, दिन भर हर एक तस्वीर की जमकर चर्चा हुई। भाजपा ने भी मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में दिन भर मोदी के दौरे का दिव्य काशी भव्य काशी आयोजन करते हुए लोगों के साथ में इसे लाइव देखकर सेलिब्रेट किया। आयोजन को ऐतिहासिक बताया बीजेपी ने, तो विरोधियों ने इसकी टाइमिंग और पॉलिटिकल माइलेज लिए जाने पर सवाल उठाए। हर पहलू पर अगले 1 घंटे विस्तार से बात होगी। दिन भर ये जो दिव्य काशी भव्य काशी अभियान चला है, जो तस्वीरें दिखी हैं, इसके ऊपर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे सुबह दिन की शुरुआत से लेकर शाम ढलने तक कुछ देर पहले तक जिस तरीके से ये पूरा महाआरती का क्रम चला है, इन सब के बीच पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें हमको मिली हैं, दिव्य काशी भव्य काशी इस आयोजन के तहत धर्माचार्यों के धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन की और इस पर भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगाकर उसके लाइव प्रसारण की। इस पर प्रतिक्रियाओं की, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और सुबह उनकी अगवानी की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने मिलकर, और तब से लेकर शाम ढलने तक महाआरती तक, चाहे नौका भ्रमण हो या फिर घाटों के ऊपर आरती का विशेष अनुष्ठान, गंगा में स्नान हो या फिर पैदल गलियों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें, हर एक तस्वीर की जमकर चर्चा हुई है। तकरीबन 800 करोड़ की लागत से इस पूरे परिसर को सजाया संवारा और बनाया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री का काशी दौरा, बाबा की नगरी में भव्य स्वागत। गंगा में लगाई डुबकी, मां गंगा में जाकर डुबकी लगाना। काशी की गलियों में पैदल चले पीएम, तो और इसीलिए कहते हैं मंत्रोच्चार के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा। देश को समर्पित किया काशी कॉरिडोर। सारे देश में मना दिव्य काशी भव्य काशी। 13 दिसंबर सोमवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में रहे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। प्रधानमंत्री ने ललिता घाट पर गंगा स्नान कर गंगा जल लिया और पैदल ही भैरव बाबा के दर्शन करते हुए बाबा विश्वनाथ के प्रमुख मंदिर पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ बाबा की पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने शुभ मुहूर्त में नए बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में देश भर से साधु संत शामिल हुए। काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर परिसर 3000 स्क्वायर फीट से अब 5 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट तक विस्तारित हो चुका है। प्रधानमंत्री ने इस परिसर को बनाने वाले कामगारों पर फूल बरसाकर उनके साथ दोपहर का भोजन किया। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी के साथ अलकनंदा क्रूज पर बैठकर घाटों के सुंदर स्वरूप का जायजा भी लिया। शाम को प्रधानमंत्री गंगा आरती में शामिल हुए। नवनिर्मित काशी कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ मंदिर प्रांगण से देश को अपने संबोधन की शुरुआत
प्रधानमंत्री ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ की। मोदी ने भोजपुरी में बोलकर काशी के लोगों को प्रणाम करते हुए बिना किसी का नाम लिए विरोधियों पर जमकर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग बनारस के लोगों पर संदेह करते थे, कैसे होगा या नहीं, यहाँ तो ऐसे ही चलता है, लेकिन मुझे बनारस के लोगों पर पूरा विश्वास था। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे, कैसे होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए, थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है हर हर महादेव। आने वाले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। भाजपा ने सारे देश में दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का आयोजन कर जगह जगह प्रधानमंत्री के दौरे को बड़े स्क्रीन पर प्रदर्शित किया। प्रधानमंत्री के काशी दौरे के दौरान 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 3 राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत देश भर से सैकड़ों साधु संत आयोजन में शामिल हुए। इसमें कोई संदेह नहीं कि काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर के साथ साथ वाराणसी को एक नहीं कई सौगातें एक साथ मिली हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की टाइमिंग और दिन भर के आयोजन से जुड़ी हर एक तस्वीर के सियासी लाभ के एंगल भी तलाशे जाते रहे। बड़ा सवाल ये, क्या दिव्य काशी भव्य काशी अभियान के जरिए भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ साथ देश भर में सियासी तौर पर बढ़त हासिल कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो काशी का जो स्वरूप सामने आया, काशी का जो वैभव आज टीवी स्क्रीन के ऊपर नजर आया, और इसका पूरा क्रेडिट लेने का, पूरा श्रेय लेने का कार्य जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किया, इस पर कुछ उंगलियां, कुछ सवाल उठाए जाते रहे पूरे दिन। लेकिन साथ ही साथ इसमें भी कोई शंका नहीं कि जिस स्वरूप की काशी हकदार थी, उस स्वरूप की तरफ आज एक बहुत ही मजबूत कदम भी दिखाई पड़ा। हमारे साथ में आज एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है। बिना देर किए उनसे आपका परिचय कराते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। अर्चना चिटनीस जी हैं, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेत्री भारतीय जनता पार्टी की, नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। और आनंद पांडे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वक्त हम उन्हें देख पा रहे हैं। सबसे पहले इस पर हम कोई पॉलिटिकल कमेंट लें, मैं आज शुरुआत आनंद पांडे साहब से करना चाहूँगा चर्चा की। आनंद जी, जिस तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं, इससे 2 सवाल बहुत प्रमुख तौर पर उठे हैं। एक तो ये कि जो काशी का वैभव है, जो काशी का हमसे आज की भाषा में अगर कहें तो जो उसमें एक स्ट्रेंथ थी, क्या उसके पहले कदम की झलक आज देश ने और दुनिया ने देखी? और दूसरा, क्या इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं और टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए पुनीत, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो कम से कम 3 हमारे धार्मिक स्थान ऐसे हैं, अयोध्या की बात करें हम, काशी की बात करें और मथुरा की बात करें, तो ये मुझे लगता है कि बहुत हिंदुओं की अस्मिता से जुड़े हुए तीनों मामले माने जाते हैं। अयोध्या में क्या किया है बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने, सबको मालूम है। जिस तरह से वहां भव्य मंदिर बन रहा है,
अब काशी में ये सब हो रहा है और इसके बाद मथुरा में जाने क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका ना सिर्फ पॉलिटिकल फायदा मिलेगा, बल्कि इसमें जो एक पूरी तरह से ये कहा जाता है कि हिंदुओं को जगाने वाली जो बात कही जा रही है, ये हो सकता है किसी को मेरी बात पॉलिटिकल लगे, लेकिन जो एक पूरा अस्मिता को जगाने वाली बात थी, जो मुझे समझ में आता है, देखिए मोदी सरकार कुछ कर रही हो या ना कर रही हो, लेकिन कम से कम जो वो हिंदुओं को जगाने वाली बात या उनको एक करने वाली बात जो थी, उस पर बहुत ज्यादा काम कर रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि शायद ये उनके लिए पॉलिटिकली बहुत फायदेमंद, सियासी तौर पर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो कवायद चल रही है, जैसा मैंने आपको बोला कि काशी बहुत दिल के नजदीक है, तो मुझे लगता है कि इन वहां पे जो भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, और उससे बड़ी बात यह है, देखिए कि हमें यहां डेवलपमेंट किसको माना जाता है। देखिए हिंदुस्तान की जो जनता है, वो अगर सड़कें अच्छी बन रही हैं, अगर लाइट चमक रही है, अगर ब्रिज बन रहे हैं, तो वो इसको पूरी स्थूल जो काम होते हैं, जो दिखने वाले काम होते हैं, उनको वाकई मान लेते हैं वो कि यार बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से भी काफी काम हो रहे हैं। अस्मिता की मैंने आपसे बात की, उस लिहाज से भी काम हो रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह कि जो कहा जा रहा था कि काशी में ये नहीं हो सकता, अगर आप काशी गए हो कभी, बनारस गए हो कभी, या हमारे जो दर्शक गए होंगे उन्होंने देखा होगी बहुत सक्रिय गलियां होती थी और ऐसा लगता था कि काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा मोदी जी अपने बारे में बोलते हैं और उनके प्रशंसक उनके बारे में बोलते हैं कि वो जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का निश्चित तौर से बीजेपी को आने वाले चुनाव में काफी फायदा मिलेगा। पुनीत जी, तो हमारे साथ में सुरेंद्र जी हैं, मैं अब उनसे भी शुरुआत करूंगा चर्चा की। सुरेंद्र जी, हमने बहुत कोशिश की कि इस पर आधिकारिक तौर के ऊपर कोई बयान किसी वरिष्ठ नेता का हम सुने और उसके बाद हम इसकी चर्चा की शुरुआत करें। कांग्रेस पार्टी में भी इस अभियान को लेकर, इस कैंपेन को लेकर और जो आयोजन हुआ, चाहे वो काशी में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे अलग अलग देश के राज्यों में हो, भव्य काशी दिव्य काशी का, इसको लेकर जो आपने कार्यक्रम देखा, इस पर कांग्रेस का रिएक्शन कैसा है? कांग्रेस कैसे देखती है इस पूरे कार्यक्रम को? देखिए, कांग्रेस का अधिकृत कोई बयान तो आया नहीं है, मगर मैं एक कांग्रेसी होने के नाते मैं जो अपनी दृष्टि से देखता हूँ उसको मैं जरूर आपको बयान करूंगा। देखिए, सत्यम शिवम सिंदूरम कहते हैं, सत्य ही शिव है और वही सुंदर है। तो दरअसल में सत्य ही सुंदर होता है और निश्चित रूप से भारतीय जनतंत्र में, भारतीय जन भावना में आस्था का एक प्रतीक केंद्र तो है काशी। मगर सवाल ये है कि आज बनारस को क्योटो बनाने की बात कहने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा बहुत तो कुछ किया और जिस तरह से भव्यता उनको उनके स्वभाव में है, वो किसी भी कार्यक्रम को करते हैं तो उसको बहुत भव्यता देने का प्रयास करते हैं और वही प्रयास, उसके पीछे जरूर सियासत होती है और सियासत के माध्यम से वो इन्हीं तरीकों से अपना सियासत को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जहां तक प्रश्न है, ये एक आस्था का विषय है, तो आस्था के विषय में कुछ कहने के बजाय मैं तो ये कहना चाहूंगा कि काश जिन लोग ऑक्सीजन के अभाव में गंगा जी में डूबकर, मतलब गंगा जी में जिनको अंतिम श्रद्धांजलि दी गई, पानी में डुबो दिया गया, पानी में प्रवाहित कर दिया गया, वो भी काश ये दिन देख पाते तो बेहतर होता। और निश्चित रूप से इसमें एक अच्छा काम हुआ है, मगर उसके पीछे जैसा कि अभी पांडे जी ने कहा कि मुद्दा सियासत बहुत बड़ा है और इसका राजनीतिक लाभ लेने की भारतीय जनता पार्टी जरूर कोशिश करेगी। चलिए, हमारे साथ में अर्चना चिटनीस जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, देश और प्रदेश की सियासत को बखूबी समझती हैं। अर्चना जी, जो कुछ काशी में हुआ उसका बड़े बड़े स्क्रीन लगा करके हर जगह टेलीकास्ट भी हुआ, धर्माचार्यों का सम्मान भी हुआ, इसकी टाइमिंग पर और इस तरह से इसे सेलिब्रेट करने पर सवाल भी हुए। बीजेपी की दृष्टि में ये जो आयोजन है, ये कैसे लिया जाएगा? भारतीय होने की दृष्टि से मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि आज का दिन विक्रम संवत 2078 की जो 10वीं तिथि है, ये देश के लिए युगों की परंपरा, सनातन परंपराओं का एक भव्य और दिव्य, एक खूबसूरत ऐसा दिन था जिसमें हर भारतीय को जोड़ने का प्रयास एक सकारात्मक प्रयास है, क्योंकि काशी एक की नहीं, काशी सबकी है। और जिसे हम विश्वनाथ मंदिर कहते हैं, वो तो एक यूनिवर्सल एक प्रकार का मंदिर है, उसकी इतना पुराना इतिहास है, सुंदर इतिहास है। बीच में आक्रांताओं के रहते हुए वहां जैसे दिन आए, जिस प्रकार से समय समय पर काशी पर संकट आए,
पर स्वयं बाबा विश्वनाथ ने उन्हें पार पाया। और आज हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि होलकर महारानी अहिल्या देवी ने 1777 में उसका जीर्णोद्धार किया। तो उसको तो सियासत की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। पंजाब के महाराणा रंजीत सिंह जी ने अपनी पत्नी दातार कौर जी के निवेदन पर, आग्रह पर 1000 किलो सोना वहां दिया। उस पर तो सियासत की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। नेपाल के महाराणा वहां सात्विक बड़ा नंदी देते हैं, उस पर भी हम क्या सियासत कहेंगे? जहां देश की अस्मिता का सवाल हो, जहां पुराने गौरव लौटाने का सवाल हो, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से जो कहा कि मैं आपसे 3 चीजें मांगता हूं, मैं स्वच्छता मांगता हूं, मैं सृजन आपसे मांगता हूं, मैं आत्मनिर्भर भारत देशवासियों से मांगता हूं। तो इन्होंने तो एक प्रकार से देश के विकास की बात करी और एक ऐसी जगह पे खड़े होकर बात की जो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें कि जब जब काशी में कुछ अच्छा घटित होता है, देश करवट लेता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका जीर्णोद्धार प्रथम बार नहीं हुआ, लेकिन इसके इस स्वरूप में लाए जाने की पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया के दौरान की कुछ तस्वीरें उनसे कहीं ज़्यादा जो आज दिन भर बड़े बड़े स्क्रीन के ऊपर सेलिब्रेशन और पूरे मध्य प्रदेश में इसके आयोजन, इस पर और टाइमिंग पर लोगों ने सवाल उठाए। उनको क्या उत्तर है आपका? सवाल उठाने की बात नहीं है भाई। आप जीर्णोद्धार कर देते, आप स्क्रीन लगा देते, आप देश को दुनिया को दिखा देते। 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने भी जब काशी जाने पर वहां की गंदगी पर सवाल उठाए, अव्यवस्था पर सवाल उठाए, दुख व्यक्त करा, तो महात्मा गांधी जी के कष्ट को, दुख को दूर करने का काम अगर देश के प्रधानमंत्री करते हैं और जो ना कर पाए उन्हें इसका कष्ट होता है। और मैं तो एक स्मृति के बारे में, क्योंकि सियासत की बात ही आप कर रहे हैं, तो मैं भी ये कहने के लिए मजबूर हूं कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब की बात है, सऊदी अरब के राजा सऊद बिन सलमान हिंदुस्तान आए, वह काशी गए। काशी की सारी मूर्तियों को उस समय ढक दिया गया क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट के थे और मूर्ति पूजा, बुत परस्ती हराम मानी जाती थी। तो वो सियासत का क्या प्रकार था? वो किस प्रकार की सोच थी? आज देश के एक प्रकार से संस्कृति को, देश की पहचान को, देश की परंपराओं को अगर गौरव के तरीके से प्रधानमंत्री जी सकारात्मक तौर पर जिसकी उन्होंने शुरुआत की उसकी पूर्णता कर रहे हैं, और उस चीज की पूर्णता कर रहे हैं जहां पर आज हमने देखा कि दिव्यांगों के लिए भी उन्होंने कल्पना करी है। वहां पर जिन्होंने पसीना बहाया उन्होंने उनका सम्मान किया है। जिन्होंने वहां से अपना मकान जिन्होंने खाली करके एक प्रकार से सैक्रिफाइस किया है, उनको उन्होंने स्मरण किया, अभिनंदन किया। तो सबको जोड़ने का प्रयास हुआ है और प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबको जोड़ना, सबके साथ में कनेक्ट करना, एक अच्छी चीज को जन जन तक पहुंचाना, ये मुझे लगता है प्रशंसा का विषय है, गौरव का विषय है। इस पर सियासत देखना वो दृष्टि है जिन्हें अंदर अंदर कहीं गिल्ट है कि वह कुछ नहीं कर पाए। सुरेंद्र जी, इस पर कोई उत्तर देंगे? क्या इस बात की गिल्ट रह सकते हैं उन तमाम दलों को जो वहाँ शासन कर चुके हैं? सपा ने पिछले दिनों भी कहा था कि कई सारे ऐसे आयोजन हो रहे हैं उद्घाटन के या लोकार्पण के जो उनके काम तब शुरू हुए थे जब तब योजना बनी थी, और अब हम इसकी शुरुआत करें और अब इसको ऐसे स्वरूप में दिखा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को या उन तमाम दलों को इस बात से दिक्कत है कि वे नहीं कर पाए? देखिए पाठक जी, बात ये नहीं है। बात दरअसल ये है कि अहिल्याबाई होलकर जी ने जो किया या अन्य राजाओं ने जो किया, तो उस समय भारत में 5 साल में चुनाव नहीं हुआ करते थे और 5 साल में जनता के बीच में जाकर के मतदान का विषय नहीं हुआ करता था। तो वो सियासत जो है, राजशाही एक अलग विषय था और लोकशाही एक अलग विषय होता है। तो मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप धन्यवाद देते हैं वहां के मजदूरों को, बहुत अच्छी बात है। वहां के शिल्पकारों को आप धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर इस बात को भी तो ध्यान रखना चाहिए कि महादेव के माथे पर चंद्रमा है जो शीतलता का प्रतीक है, महादेव के गले में सर्प है, जीव जंतुओं का प्रतीक है।
हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, कैलाश पर्वत पे बैठे हैं और सर पे गंगा जी विराजती हैं। उस गंगा के लिए आपने गंगा मंत्रालय का निर्माण किया है। गंगा की सफाई का क्या हुआ? गंगा की सफाई के संबंध में माँ गंगे ने तो आपको बुलाया है, आप गंगा के पुत्र हैं। हिंदुस्तान की जनता निश्चित रूप से इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि गंगा माँ सब शुद्ध कब होगी, गंगा मैया के जल को पवित्र कब किया जाएगा, उनके किनारों की सफाई कब की जाएगी। तो निश्चित रूप से एक चुनाव के समय एक निश्चित समय निश्चित तारीख में ये इस तरह का जो प्रयास हुआ है, मैं इसमें सकारात्मक के साथ साथ निश्चित रूप से सियासत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी अर्चना जी, लोकतंत्र निश्चित तौर पर जवाबदेही उसका एक बहुत बड़ा पक्ष है लोकतंत्र। और ये आज तो काम शुरू नहीं हुआ, ये प्रधानमंत्री जी के पिछले कार्यकाल में शुरू हुआ, अब ये पूर्ण हुआ। बड़ा काम उल्टा कम समय में पूरा हुआ। और इस टाइमिंग का जो प्रश्न उठा रहे हैं, उनके अंदर की मैं कहूंगी एक प्रकार की इनसिक्योरिटी, वो आने वाले चुनाव में लोगों की राजनीतिक विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जिसके पीछे जनधन अकाउंट्स भी है, जिसके पीछे वैक्सीनेशन भी है, जिसके पीछे देश की हर प्रकार की कनेक्टिविटी भी है, जिसके पीछे मात्र 60 गांव में हम लोग कनेक्टेड थे पंचायतों को कंप्यूटराइज करने की दृष्टि से। आज 1,69,000 गांव में आज हमारे फाइबर्स है और हम पंचायतों को कंप्यूटर्स के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे दिल्ली से और राज्य सरकारों से जुड़े हुए हैं। आज आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी दुनिया से लोग चाइना के बजाय भारत की ओर मुड़ रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकार से रचनात्मक और सकारात्मक प्रयास है, बोल्ड डिसीजन है, देश और दुनिया में भारत का बढ़ता गौरव है, उसके पीछे एक नहीं अनेक कारण है। अब इस जो अंदर की एक पीड़ा है, मैंने शुरू में भी कहा, जो इनसिक्योरिटी है, उसका तो कोई उत्तर नहीं। इनसिक्योरिटी है सुरेंद्र जी? हाँ बिल्कुल इनसिक्योरिटी है, हमारे अंदर इस बात की इनसिक्योरिटी है कि हमारी सरकार ने पिछले 60-70 साल में जो प्रयास करके भिलाई के कारखाने बनाए, दुर्गापुर के कारखाने बनाए, भेल के कारखाने बनाए, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की स्थापना की, तरह तरह के जो तमाम चीजों की स्थापना की, पेट्रोलियम के क्षेत्र में जो कंपनियां स्थापना की, वो सारे बिक रहे हैं। वो जिस निर्माण की बात हो रही है, करोड़ों की तादाद में जन धन के खाते खुले, मगर उनको धन के दर्शन कभी नहीं हुए। वो कभी धन के लिए वो प्रतीक्षा ही करते रह गए कि शायद हमारे खाते खुल गए हैं तो हमारे खाते में कभी धन भी आएंगे। नोटबंदी के माध्यम से जिस तरह से हिंदुस्तान की पूरे इंडस्ट्री को मार पड़ी है, नोटबंदी के माध्यम से जिस ढंग से तमाम मंदी की स्थिति निर्मित हुई है, इन सारी चीजों को देखते हुए हमको इनसिक्योरिटी है। हमको लगता है कि इस देश की जो प्रगति है, इसकी जो आर्थिक गति है, उसमें पिछले 7 सालों में विराम लगा है और देश को जिस दिशा में जाना चाहिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात हुई थी, उस दिशा से ये सरकार पूरी तरह से दिग्भ्रमित है और दूसरी दिशा की ओर चल रही है। चलिए इन सारे बिंदुओं पर भी मैं आऊंगा और विस्तार से एक जरूर अर्चना जी इस पर उत्तर देंगे, लेकिन पहले आनंद जी के पास में मैं चलता हूं। आनंद जी, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेट, जहां आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन है, वहां पर सपा बसपा उनकी अलग तरह की पॉलिटिक्स रही, लेकिन अगर हम मूल मुकाबले वाली 2 राष्ट्रीय स्तर के दलों की बात करें तो बहुसंख्यकों को हम उनके फोकस में भी पाते हैं, उनके एक्शन में भी पाते हैं। और अगर हम मंदिरों में, मठों में या पूजन पाठ से रिलेटेड तमाम आजकल जो सिनेरियो दिख रहा है, चाहे कांग्रेस की तरफ भी क्यों ना हो, इस पर भी हम कई सारे प्रश्न पाते हैं। क्या बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से जो मैसेज और जिस तरह का संदेश और जिस तरह की जागृति, जैसा अभी अर्चना जी कह रही थी और आप भी कह रहे थे कि दोनों स्तर के ऊपर काम हो रहा है, इसका उत्तर प्रदेश में और ओवरऑल इम्पैक्ट होने वाला है? और इसी बात से क्या बाकी के दलों की चिंताएं बढ़ी? जी निश्चित तौर से इसका असर होने वाला है। आप इतना बड़ा इवेंट होता है
उसमें मोदी उसमें शामिल रहते हैं, तमाम बातें होती, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ नहीं होंगे, राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएंगे, या इसका राजनीति पे असर नहीं होगा। निश्चित तौर से राजनीति पर असर होगा। और अभी जो पिछले कुछ सालों की राजनीति हम लोग क्या जिस तरह से चल रही है, बहुत ज्यादा जो कटुता एक खड़ी हो गई है दो वर्गों के बीच में, तो मुझे लगता है वहां तो और भी ज्यादा स्ट्रांग मैसेज जाता है। इसके सिवा जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिलहाल देखें तो वहां पे जो अभी हालिया सर्वे आ रहे हैं या जो बातचीत हो रही है, चीजें निकल के सामने आ रही हैं, उसमें कांग्रेस तो मेरे को लगता है शायद चौथे नंबर पे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो वहां पे जो खास जो मुकाबला होगा वो शायद मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में होगा। और समाजवादी पार्टी जिस वर्ग की तरफ टिल्टेड है या जो लोग उस पर आरोप लगाते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो वोटर आरोप लगाता है, और जिस तरह से मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था, तो उन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हां, इसका काफी फर्क पड़ेगा, इसका काफी असर होगा, और जो बहुसंख्यक वोटर है वो कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ वो निश्चित तौर से टिल्ट होगा, और बीजेपी इसका फायदा उठाने की, सियासी फायदा उठाने की भरसक कोशिश करेगी। जी आनंद जी, एक और सवाल है। जो हम आयोजन देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी के, उनमें एक बात तो सच है कि एक भव्यता होती है और इससे पूरा देश जुड़ सके, कनेक्ट कर सके, इसके कई एलिमेंट्स भी हम देखते हैं। आज भी हम अगर देखें तो उन कारीगरों का, कामगारों का सम्मान, उनके साथ में लंच करना हो, या बाद में जो बोर्ड से जिस तरह आम इंसान देखना चाहता है कि जो डेवलपमेंट हुआ वो ओवरऑल लुक, उसकी पिक्चर कैसी जाती है, वो भी हमने देखा। क्रूज़ के ऊपर सैर वाले, गलियों में पैदल चलकर जाना, गंगा जी का जल लेकर जाना, ये तमाम पिक्चर्स अलग अलग वर्गों को, और जैसा भी अर्चना जी कह रही थी कि जिनके मकान लिए गए हैं, जो उस भूमि पर इस प्रोजेक्ट के बीच में आ रहे थे, उन सब के बारे में भी एड्रेस करना। तो हर एक पॉइंट और वर्ग को एड्रेस करना, इस काम में महारत है, खूबी है भारतीय जनता पार्टी की। जी बिल्कुल, देखिए खासतौर से अगर हम मोदी जी की बात करें तो मोदी जी को अगर आप शोमैन कहें तो उसमें कतई कोई दौराय नहीं होना चाहिए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, कहां हाथ हिलाएंगे, कहां फोटोग्राफर खड़ा रहेगा, कहां, एक एक चीज उनकी वेल शेड्यूल्ड रहती है। आप देखिए लगातार आप किसी भी इलेक्शन की बात कीजिए, इसके पहले जब नॉमिनेशन भरने वो जा रहे थे तब आपने देखिए 3-4 दिन उनके जो प्लानिंग जो टीम करती है उसको मालूम होता है कि हमको किस तरह से पूरे टीवी को, पूरे मीडिया को कैप्चर करना है। अभी 2 दिन वहां पे रहेंगे, आज आप पूरे दिन देखिए, सोशल मीडिया पे आप देखिए, और इसके साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे आप देखिए, पूरे दिन मोदी जी छाए रहे। कल के अखबारों में फ्रंट पेज पे मोदी जी रहेंगे, कल भी मोदी जी वहां रहने वाले हैं, तो परसों का दिन भी उनका रहेगा। तो उनको ग्रेट शोमैन कहा जा सकता है। वो इस चीज की पूरी तैयारी करके रखते हैं। जैसे आज मान लीजिए उन्होंने मजदूरों को बोला कि आप हमारे साथ आ जाइए, कुर्सी हटा दी उनने, और तो मुझे नहीं लगता कि अनायास हुआ होगा, ये निश्चित तौर से प्री प्लान्ड होगा कि वहां कुर्सी लगी रहेगी, कुर्सी अलग करवाई जाएगी, और उसके बाद फिर नीचे लोग आके बैठेंगे। या गली में निकलना, प्रधानमंत्री मोदी को जो सिक्योरिटी का थ्रेट है उसको देखते हुए ये कतई नहीं हो सकता कि वो ऐसे उनका मन हो गया कि चलिए हम इनके बीच में चलते हैं। मेरे को लगता है सब चीजें प्री प्लान्ड होती है, बहुत तरीके से वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब इसका इम्पैक्ट और इसका तोड़ दल क्या और किस तरीके से ढूंढेंगे, अब इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक तुरंत आज का एक असर और एक लॉन्ग टर्म का असर, वो क्या होगा, इस पर भी बातचीत कर लेंगे। और उस असर का कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या बाकी के दल किस तरह मुकाबला करेंगे, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो दिव्य काशी, भव्य काशी, काशी पर आज सारे देश, बल्कि अगर कहें कि दुनिया की भी नजरें थी तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी लगातार काशी में सुबह से लेकर शाम तक, देर शाम तक जिस तरह के आयोजन हुए उन सब के ऊपर नजर थी, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके इम्पैक्ट की बातचीत कर रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अर्चना चिटनिस जी भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेत्री जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में आनंद पांडे साहब जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार, उनको धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और विजय दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजय जी का स्वागत करते हैं। विजय जी, जो आपने पूरे दिन भर माहौल पाया काशी का और काशी के इस नए स्वरूप का, जिस तरीके से सारे देश ने दर्शन किया, इसका इम्पैक्ट क्या आप पाते हैं? ओवरऑल पूरी छवि वहां पर किस तरह से बन रही, और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से इसे देखा जा रहा, जोड़कर इसको बताया जा रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात यही है कि गंगा जी की लहरों से मोदी जी का जो धार्मिक उफान इस यात्रा से उभर कर जो सामने आया है, उसका लाभ बीजेपी निश्चित तौर पे उठाने की कोशिश करेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 125 सीट, 125 से कुछ कम सीटें
पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। 110 से 115 सीटों के बीच में जो वहाँ की सीटें हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उस सीटों पर उसका बीजेपी को जरूर इस यात्रा का लाभ मिलेगा। और जिस तरीके से कल जयपुर में राहुल जी ने हिंदू और हिंदुत्व की बात कही है, वो एक ही झटके में मोदी जी ने उसको साफ कर दिया है। क्योंकि काशी की इस यात्रा से जो उन्होंने जो संदेश दिया है, जो वो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इसका यूपी के चुनाव पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब इसका क्या जीत हार की बात तो अभी हम कर नहीं सकते, लेकिन निश्चित तौर पे इससे मोदी जी की इमेज और बीजेपी की इमेज में फर्क आएगा। चलिए, पहले राम मंदिर और इसके बाद आज काशी, इसके बाद में निश्चित तौर पर अगले चरणों में भी कुछ इस तरह की चीज़ें दिखेंगी। सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। सुरेंद्र जी, अब मैं उस स्पीच के ऊपर आऊँगा, तकरीबन पौन घंटे की प्रधानमंत्री जी की स्पीच को आपने भी सुना होगा। उन्होंने जिस अंदाज में शुरू किया, जिस तरह से ख़त्म किया, जिस तरह जय घोष से शुरुआत की, और एक तंज इसमें स्पष्ट तौर पर था कि लोग कहते थे कि काशी ऐसी ही है, वाराणसी ऐसी ही है, बनारस ऐसा ही है, ऐसे ही चलता, ये बदलेगा नहीं, इसमें थोड़ी सियासत और थोड़ा निजी स्वार्थ था। निशाना आपको लगता किन पर था? देखिए, दरअसल में पाठक की एक चौपाई है रामायण में, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, शायद उसी काशी विश्वनाथ में ही लिखा है कि उघर ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। अंत में जो सत्य है ना, वो उजागर होता है। एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए आप कि अभी पांडे जी कह रहे थे कि इवेंट मैनेजमेंट में या प्रबंधन में जो महारत माननीय मोदी जी की है, इसमें तो किसी को शक नहीं है। और जिस तरह से अन्ना जी का आंदोलन था, उसको जिस तरह से ऑक्युपाई किया, जिस तरह से उसको सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे खड़े हो गए, कांग्रेस को बदनाम किया। उसके बाद बाबा रामदेव जी ने जिस तरह से रामलीला मैदान में आसन जमाया, जिस तरह से दुनिया भर की बातें की, तो इसको जिस तरह से उन्होंने उसको फायदा उठाया। अब आज देखिए, आज 7 साल हो गए, अन्ना जी के लोकपाल के विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के ऊपर जो कोलगेट का मामला था, आदर्श सोसाइटी का मामला था, इसमें 2G स्पेक्ट्रम का मामला था, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। मगर उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाते हुए और ये इस तरह का अवसर का लाभ उठा करके और इवेंट मैनेजमेंट करके इस देश की मानसिकता को बदलने की महारत तो मोदी जी में निश्चित रूप से है। मगर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान है, ये महादेव शिव जी की नगरी है। यहाँ पर लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और महादेव का अगर प्रतीक आप देखेंगे तो समूचे प्रकृति का प्रतीक है, और उसमें सभी लोगों के लिए जगह है, सभी लोगों के लिए स्थान है। यहाँ तक कि वो तो गरल को भी अपने कंठ में रोक लेने वाले महादेव का। तो निश्चित रूप से बात यह है, लोकशाही है, और इसमें राजनीति के जो प्रयास उन्होंने जैसे कहा ना कि ये उन्होंने पूरे बात को मोल्ड कर दिया कि लोग कहते हैं बनारस के लोग ऐसे हैं, बनारस के लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये बनारस की बात थोड़ी है, और किसने कहा कि कुछ नहीं कर सकते? हिंदुस्तान के लोगों ने जब देश की आजादी के लिए गांव-गांव के लोग, आदिवासी लोग, अनुसूचित जाति के लोग, जंगल में रहने वाले लोग जब सूत काटने लगे, चरखा चलाने लगे, राष्ट्रीय ध्वज फहराने लगे, तो कौन कहता है बनारस के लोग कुछ नहीं कर सकते? बनारस के लोग सब कुछ कर सकते हैं, हिंदुस्तान के लोग सब कुछ कर सकते हैं, और सब कुछ इन्होंने किया है। मगर माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि बनारस की तौहीन हो रही थी, उसको हमने आज ऊंचा किया है। तो ये राजनीतिक नहीं, तो राजनीति नहीं तो क्या है? ठीक है अर्चना जी, वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में काफ़ी कुछ और काफ़ी वर्गों को जो कहना था वो स्पष्ट तौर पर कह दिया। ये जो मैसेज था उनका, वो किन लोगों के लिए आप पाती हैं? कि कई लोगों ने ये बात कही थी कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, जो चलता था वैसे चलेगा, कई आए गए, लेकिन ये इशारा किन की तरफ था? क्या ये मैसेज गया देश तक और स्पेशली यूपी के लोगों तक? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का कन्वे करने की उनकी अपनी क्षमता है, और जिस प्रकार से वे कनेक्ट करते हैं किसी भी विषय पर जब वो बात करें, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे वो किसी इंटरनेशनल मसले पे बात करें, चाहे वो COP26 में भी उन्होंने बात करी हो, चाहे
योग दिवस मनाने वाली बात उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करके दुनिया के देशों का समर्थन लिया हो। अपनी बात कन्वे करके लोगों से कनेक्ट करना, सबसे पहले तो इसके लिए चाहिए काम करने की एफिशिएंसी, विजन, उसके साथ साथ परिणाम, तभी तो ये सब कर पाता है व्यक्ति। निराधार थोड़ी बात हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो निशाना था ना, ये मेरा सवाल ये था, ये जो निशाना था जिन लोगों पर लगना था लगा है, क्योंकि उत्तर भी वैसे मिल रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी वैसी मिल रही हैं, स्पेशली यूपी से ये लगा निशाना वैसे। ये किन के ऊपर कटाक्ष था कि जो कहने वाले थे वो अब आज देख रहे हैं काशी को? अभी आपके प्रश्न में ही उत्तर है। जो कहते थे कुछ नहीं होने वाला, जो कहते थे ऐसे ही रहने वाला है, जो कहते थे संभव ही नहीं है, उन्हीं पर निशाना था और उस पर लगा है। ठीक है। अब अगर हम केवल पॉलिटिकली देखें सुरेंद्र साहब, जिस तरीके से आप भी लंबा तजुर्बा रखते हैं, अगर हम देखें तो देखिए, आप बहुसंख्यक वर्ग के लिए पहले राम के नाम के ऊपर बड़ा राजनीतिक तौर पर माइलेज लेने की कोशिश की गई, इसमें कतई कोई संदेह नहीं। लेकिन जब उसकी तरफ भी कांग्रेस पार्टी ने रुख किया और तरीके से किया और कहा कि राम सबके हैं, अब बात आ गई है काशी की, अब बात आ गई भोलेनाथ की, विश्वनाथ की, तो अब क्या लगता है सारे दलों को भी फिर ये कहना पड़ेगा कि वो भी सबका है? क्या एक एक करके एक नए सिरे को या एक नई चीज को खोलने का काम बीजेपी बहुसंख्यक वर्ग के लिए करती है और उसे फॉलो करना पड़ता है बाकी लोगों को? नहीं, बात दरअसल ये है कि देखिए, ये आस्था जो हिंदुस्तान की राजनीति में, आस्था घर घर में है और देवताओं के प्रति, महादेव के प्रति, श्री राम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति लोगों का आस्था है, वो पूज्य है, उसकी पूजा अर्चना सबके घर में होती है। मगर दरअसल में इसका कभी राजनीतिक रूप से उपयोग राजनीति के लिए नहीं किया गया। राजनीति के लिए तो वास्तविक में लोगों की शिक्षा है, चिकित्सा है, उनका रोजगार है, उनकी जिंदगी है, उनके काम है, उनकी खेती किसानी है, इन सब चीजों पर राजनीति जो है आज तक हिंदुस्तान की राजनीति चलती रही है। और उसमें भी विकास के दिशा में अलग अलग लोगों की, अलग अलग दलों की अलग अलग राय रही है, ये मत मतांतर रहे हैं। मगर कुल मिला के बात ये है, ये जो धर्म को राजनीति का विषय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये अगर देखा जाए तो ये कुल मिला के राष्ट्र के हित में आने वाले समय में, लंबे समय में ये अच्छा नहीं है। दरअसल में अपने अपने धर्मों का पालन करना, उस पर आस्था रखना, उस पर विश्वास करना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है। और सभी धर्म स्थल का विकास हो, उसमें आवागमन की सुविधा हो, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, पर्यटन के हिसाब से, तीर्थाटन के हिसाब से, सभी दृष्टि से उसकी उपादेयता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। प्रश्न चिन्ह यह है कि धर्म को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि धर्म पूर्वक राजनीति करना चाहिए। अर्चना जी कुछ कहेंगे इस पर? धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, और मैं उस बात पर भी आपका उत्तर चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी, जैसे राम जी सबके हैं, अब निश्चित तौर पर कहा जाएगा काशी विश्वनाथ सबके हैं। सबके तो है ही भाई, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नया स्टेटमेंट नहीं है ये, और सबके हैं। इसी विचार से उस क्षेत्र को विकसित किया गया है। जो आजादी के बाद से लेके अब तक जो हो जाना था, उल्टा वो बहुत डिलेड हुआ है, देरी से हुआ है। अब तक ये व्यवस्थाएं बन जानी चाहिए थी। तो हम देश की डेवलपमेंट को सैक्रिफाइस कर कर इधर उधर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, देश की डेवलपमेंट का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है। हमें इंटरस्टेट नेशनल पाइपलाइन भी बचानी आती है, हमें रेलवे की ब्रॉडनिंग भी करनी आती है, हमें रेलवे का तेज गति से इलेक्ट्रिफिकेशन भी करना आता है, साथ साथ देश की श्रद्धा, आस्था और पहचान को भी मजबूत करना आता है, और उसके अनुसार उसके लोगों के मन की जो मनोभाव है, ठीक है, जो हम आखिर आजादी चाहते क्यों है, ताकि देश अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को बनाए रखे, इसलिए तो हम आजादी चाहते, इसलिए तो हम अपनी स्वयं की सरकार चाहते। चलिए, इस बात पर मैं उत्तर लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद में कि ये भी तो एक विकास का पैमाना है, ये भी तो एक विकास का तरीका है, एक उसका हिस्सा है, और इसका जवाब कैसे देंगे बाकी के लोग, इस पर भी आऊंगा। विजय जी, आज का इफेक्ट और इम्पैक्ट तो सब देश ने देखा है और इसी के ऊपर काफी डिबेट और बहस चर्चा भी हम कर रहे हैं।
लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका आपको क्या दिखता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत रही और पिछला चुनाव जिस माइलेज के साथ बीजेपी ने निकाला था और जिस तरह सरकार बनाई थी, इसके बाद चैलेंज था, अब आगे क्या और किस तरह से? क्योंकि बाकी के वहां दल भी लामबंद होने की बार बार कोशिश करते रहे। क्या इम्पैक्ट आपको लगता है इस आयोजन का या इन श्रृंखलाओं का पड़ने वाला है? पहले तो हमको विकास की बात करना चाहिए। सबसे पहले कि ये प्रोजेक्ट 800 करोड़ रुपए का पौने 3 साल में, जो 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री जी ने इसका वो किया और आज लोकार्पण किया कि गंगा जी से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर तक के सीधे जो व्यवस्था की है, जहां कभी 4000 3000 आदमी यात्री जाते थे, आज 60-70 हजार यात्री वहां पे जा सकते हैं। करीब 5.25 लाख से ऊपर स्क्वायर फीट की जमीन जो थी वो डेवलप की गई है। इतने मंदिरों को सारी व्यवस्था करके, सारे स्थान को क्लियर करा करके, तो और इससे पर्यटन को जो बढ़ावा मिल रहा है, ये सब चीजें तो डेवलपमेंट की बात है। साथ साथ में इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने और भी योजनाओं को कभी कार्यक्रम किया, जिसमें मतलब एक करीब 1500 करोड़ रुपए की योजना का ये 2 दिन का प्रोजेक्ट है उनका, तो 1500 करोड़ की योजना है का लोकार्पण करेंगे। तो इसका निश्चित तौर पे फायदा तो पूरी उत्तर प्रदेश को मिलेगा, देश को मिलेगा। पहली बात तो ये विकास की जहां तक बात है, और ये इतने कम समय में जितना धन वाराणसी में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, करीब 99 मेडिकल कॉलेज वहां बन चुके हैं पूरे यूपी के अंदर, जहां कभी 13 मेडिकल कॉलेज होते थे जब कांग्रेस का जमाना था। आज 99 मेडिकल कॉलेज हैं। कुछ छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है ये, लेकिन अब उसको दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, वही आदमी जो कोई काम करता है उसको बनाने का काम तो करते ही करता है। तो जो काम किया है उसको घुराने का काम। लेकिन विजय जी समाजवादी पार्टी जिससे मुकाबला माना जा रहा है बीजेपी का, वो कहती है कि ये सारे वो काम है जो या तो हमने शुरू किए थे, प्लानिंग की थी, या फिर इनका केवल लोकार्पण जो है बीजेपी अपने भव्य तरीके से कर रही है, क्रेडिट ले रही। 2019 को समाजवादी पार्टी कहा थी 2019 को, तब तो जब लोकार्पण जिसका शिलान्यास किया गया था काशी विश्वनाथ मंदिर का, तब तो योगी आदित्यनाथ ही थे। तो यहाँ कहा अखिलेश यादव जी बीच में आ गए। अखिलेश यादव जी ने ठीक है वहां काम करवाया, लखनऊ में काम कराया और जगह काम कराया। हर सरकार आती है, पब्लिक से पैसा लेती है। ये बुंदेलखंड के बारे में था उनका ये स्टेटमेंट, बुंदेलखंड के बारे में, लिंक परियोजना के बारे में था, और उनका ये कहना था कि जो काम हमने प्लान किए थे या शुरू किए थे उनकी फिनिश करके बीजेपी अपना क्रेडिट ले रही। देखिए, ये तो चुनाव में आपको शायद याद होगा, देवगौड़ा जी जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, देवगौड़ा जी ने कहा था मोदी जी से कि मोदी जी आप इतनी सीटें नहीं ला पाएंगे, 100 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएंगे। और वही जब मोदी जी उससे ज्यादा सीट से आए और लोकसभा पहुंचे तो उन्होंने इस्तीफे को कहा कि मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा या राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगा। तो वही मोदी जी उनसे जब इस्तीफा की बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई तो चुनाव में आपने कह दिया, अब ये तो चुनाव में सब चलता रहता है, आप इस्तीफा मत दीजिए, आपकी देश को जरूरत है। तो ये तो चुनाव में सब इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। कोई कहता है कि मैंने काम कर दिया, मैंने ये कर दिया। जनता जानती कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कांग्रेस अपना कहेगी कि मैंने अपने इतने साल में इतना किया, बीजेपी वाले ये कहेंगे। ये तो जनता तय करेगी कि भाई किसको हम आगे वोट देंगे। जहां तक पूरब की बात है, इस की यात्रा से, उनकी 2 दिन की यात्रा में 12 राज्य के चीफ मिनिस्टर अपने के रिपोर्ट कार्ड पढ़े जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश भी है। शिवराज सिंह जी आज पहुंच भी गए हैं, शिवराज सिंह सपरिवार पहुंचे हैं। इसी प्रकार और राज्यों के मुख्यमंत्री, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुंच चुके हैं। तो कल उनका जब डीजल कारखाने में जब वो जाएंगे, वहां पे जो प्रोग्राम उसको हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम के बाद इन लोगों से आज उनकी फैमिली वालों से मिल रहे हैं, और कल इन लोगों से इनकी रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा। नड्डा साहब वहां पे, जेपी नड्डा साहब वहां पे ही हैं। तो बनारस में जो सारी चीजें फोकस होगी कल से इलेक्शन पे।
और अभी जो चीज चल रही है उसका निश्चित तौर पर बीजेपी चाहेगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार या बीजेपी की सरकार फिर से वापस यूपी में आए, और इसी नाते शायद केशव प्रसाद मौर्य जी को कहना पड़ा कि हमने अयोध्या में तो मंदिर बनवा ही लिया, काशी में काम पूरा कर ही लिया करीब करीब, और अब इसके बाद बारी जो है मथुरा की। ठीक है, तो ये मथुरा की सीधी सी बात है। तो ये धर्म एक बहुत बड़ी चीज है, आस्था ठीक है, लाख कोई इनकार करे लेकिन इस फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता कि साहब आपको एक एक करके मुद्दों के ऊपर जब आप एक मुद्दा खत्म करने की कोशिश करेंगे या उसे अपना बनाने की कोशिश करेंगे तो दूसरे कई एजेंडे और मुद्दे हैं। जैसे विजय साहब ने भी कहा, बहुत कम वक्त बचा। सुरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी अहम जिम्मेदारी यूपी इलेक्शन में, आप समझ रहे हैं, क्या आपको लगता है चुनौतियां बढ़ जाएंगी? एक बयान हिंदुत्व के ऊपर देते हैं, दूसरी तरफ इतने मेगा शो, कैसे मुकाबला करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अपने विचारधारा के हिसाब से अपने संगठन को तैयार करके उत्तर प्रदेश में फिर से खड़ा होने का प्रयास कर रही है और मुकाबले में रहेगी निश्चित रूप से। क्योंकि एक बात समझ लीजिए पाठक जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है और जिस तरह की उनके बारे में धारणा है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव ने उनको कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया है। इसे बढ़ते हुए घटती हुई लोकप्रियता ने 3 साल में 300 से अधिक सीट लेकर के सरकार चलाने वाली योगी जी की सरकार की सांस फूल रही है। पर कहा तो ये भी जा रहा है ना कि एक बड़ा मुद्दा बनता है इलेक्शन में, उसको पहले ही खत्म कर दिया। ये इस नजरिए से देखा जा रहा है। कुल मिला के ये बात भी समझ लीजिए ना, उन्होंने कोशिश किया है, खत्म करने की कोशिश की है, मगर एक बात तो है, मुद्दा तो बना, उनको ये समझ में आ गया कि हम उत्तर प्रदेश में निपट सकते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने आज उनकी सत्ता है, उनकी सरकार है, उनके सामने अधिक चुनौती है। उनकी सत्ता बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास उनके द्वारा राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। ठीक है, अर्चना जी से एक बहुत अंतिम संक्षेप में सवाल पूछ लूं मैं, वक्त एकदम खत्म हो रहा है। अर्चना जी, एक एक करके आपने कोई भी मुद्दा हो बीजेपी ने छीन लिया, जिस तरफ अगले दल बढ़ते हैं आप उसे खत्म ही कर देते हैं, उसके आगे एक बड़ा एजेंडा खड़ा कर देते हैं। इसी को कहते हैं नेता, नीति और दृष्टि। भारतीय जनता पार्टी के पास तीनों हैं और आने वाले समय में भारत का गौरव दुनिया में बढ़ाने का काम हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करते रहेंगे। चलिए देखते हैं। ये खैर सारी बातें जैसे विजय जी भी कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार के नाते उनका लंबा अध्ययन है वहाँ उस क्षेत्र में, कि एक एक करके अगर आप, जैसे पहले हमने राम मंदिर पर देखा, अब काशी देखा और अब मथुरा की बारी, क्या और कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। और अभी तो हम कहें चर्चा की शुरुआत हुई है, बहस की शुरुआत हुई है। इलेक्शन के दौर में ऐसे कई मुद्दे आएंगे, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग के बीच में इसका क्या और कितना प्रभाव आज जो दिख रहा उसके आगे जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक अच्छी सौगात काशी को और काशी के जरिए देश को मिली है, जिसकी लंबे वक्त से आवश्यकता थी, और ये विकास के पैमाने पर निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है, इसमें कतई संदेह नहीं। बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए, अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।